हाँ देखो बेटा, ऐसा है, सुनो। कल हमने गार्डनिंग वाला टॉपिक पढ़ा। 4 प्रकार की गार्डन की शैलियां होती है। एक तो होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक, एक होती है स्वतंत्र, और एक होती है जंगली। औपचारिक शैली में 5 गार्डन आते हैं, बोलो। मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। अनौपचारिक शैली में 3 है, बोलो। जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन, और चाइनीज गार्डन। स्वतंत्र शैली में आता है रोज गार्डन लुधियाना। क्या आता है गाइस? हाँ, और इसके अंदर हाईलाइन पार्क न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। तो ऐसा हमने कल पढ़ने की कोशिश करी थी, और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, मुगल गार्डन की विशेषता है बारादरी वगैरह। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। राष्ट्रपति भवन गार्डन को हम अमृत उद्यान कहते हैं। एडविन ल्यूटिन उसके जो है आर्किटेक्ट है, ठीक है। लाल बाग बेंगलोर के अंदर है, लाल बाग। और रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ के अंदर है। और एक कौन सा गार्डन था? मंडोर गार्डन, जो कि जोधपुर के अंदर है। कल हमने शालीमार गार्डन श्रीनगर में है, टुलिप गार्डन श्रीनगर में है, और ताजमहल गार्डन आगरा में है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। क्या पढ़ा था गाइस? तो वेजिटेबल गार्डनिंग जो होती है बेटा, वो वेजिटेबल गार्डनिंग 7 तरीके की होती है। ऐसा कहा था थॉमसन और केली ने। किसने कहा था? कल हमने कौन कौन से गार्डन की बात कर ली थी? एक तो की थी किचन गार्डन, और है बीज उत्पादन। तो 2 गार्डन की बात हो गई थी। एक तो थी किचन गार्डन, सबसे पुराना गार्डन, और एक है बीज उत्पादन गार्डन, सबसे वैज्ञानिक तरीका, ठीक है। तीसरा प्रकार आप लोगों को उसमें लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मार्केट गार्डन। क्या बोलेंगे? मार्केट गार्डन बोल दो, चाहे गार्डनिंग बोल दो, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग। अब मार्केट गार्डनिंग कहते हैं किसको है, वो आप लोगों को हल्का सा समझना है। ऐसे क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों के आसपास, जैसे ये उदयपुर है। क्या है गाइस? ये उदयपुर है। अब उदयपुर के आसपास के एरिया, उदयपुर के आसपास के एरिया जहां पे जमीनें काफी महंगी। कितना आसपास? 20 से 25 किलोमीटर की रेंज। यहां से लेकर 20 से 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहां पे जमीनें बहुत महंगी होती है, वहां प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक से ज्यादा सब्जियां उगाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त की जा सके। मार्केट के आसपास, इसलिए मार्केट गार्डनिंग। सिटी है, सिटी में बाजार है, बाजार के आसपास के एरिया में, क्योंकि सिटी के आसपास जमीनें महंगी होती, तो महंगी होती है, तो अपन कम क्षेत्रफल में अधिकतम सब्जियां उगाते हैं। जैसे किसी का खेत है, माना कि उस खेत के अंदर वो बहुत सारी सब्जियां उगाने की कोशिश करता है। कोई धनिया उगा दिया, पुदीना उगा दिया, भिंडी उगा दी, वारफली उगा दी, मल्टीपल सब्जियां उगाता है, ताकि रिस्क कम रहे और अच्छा से अच्छा पैसा मिले। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है कि सघन बागवानी अपनाएंगे। इसमें क्या बागवानी अपनाएंगे? किचन गार्डन में भी अपना रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है। अंग्रेजी की एक लाइन याद रखनी पड़ेगी आपको इसमें। इट इज द मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी विधि है जो सबसे ज्यादा सघन बागवानी जिसमें अपनाई जाती है, तो वो मार्केट गार्डनिंग है। यहां हम लोग लिखेंगे कम से कम क्षेत्रफल में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए ज्यादा ज्यादा सब्जियां इसमें लगाई जाती है। शहरी क्षेत्र से कितना दूर है? 20 से 25 किलोमीटर की रेंज। ये रेंज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ऐसे लिखो, आप लोग लिख लो लगा, लिखो मार्केट गार्डनिंग। और मार्केट गार्डनिंग में पहला पॉइंट लिखो ऐसे कि सघन बागवानी या मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। तुरंत लिखेंगे मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। सर पढ़ने में मजा तब आता है जब बराबर की टक्कर हो। वो सब पता चल जाएगा, टेंशन मत, कि बराबर की टक्कर कैसे होती है। पढ़ने में मजा तब आता है जब कंपटीशन कम हो, जैसे 100 सीट हो, 100 लोग इस फॉर्म भरें। सही नहीं? अब देखो, इसमें ये लाइन लिख ली आपने, सघन बागवानी इसमें अपनाई जाती है। अंग्रेजी ज्यादा इंपोर्टेंट, मतलब सबसे मोस्ट, इंग्लिश में यही लाइन आएगी गारंटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। तो आपको उसमें करना पड़ेगा कि ये है मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट लिखना आपको, कम से कम क्षेत्रफल में, या से नहीं, अब बोलूंगा, वापस बोलूंगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो ज्यादा से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम अधिकतम आय प्राप्त करने हेतु, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम आय प्राप्त करने हेतु, अधिकतम आय प्राप्त करने हेतु एक से अधिक सब्जियां उगाई जाती है। एक से अधिक सब्जियां उगाई जाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम आय प्राप्त करने हेतु एक से अधिक सब्जियां उगाई जाती है, ठीक है। एक से अधिक सब्जियां उगाई जाती है। अब लिखो आगे, शहरी क्षेत्र से दूरी, शहरी क्षेत्र से दूरी रहेगी इसमें 20 से 25 किलोमीटर। 20 से 25 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि यहां से पहले 20 किलोमीटर मापेंगे, उसके बाद ये खेती चालू, मतलब स्टार्टिंग से 1 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर की रेंज में यहां पे जो खेती होती है उसको हम लोग कहते हैं। तो ये 20 से 25 किलोमीटर भी आपको याद रखना चाहिए।
तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट गार्डनिंग, क्योंकि मार्केट के आसपास, ठीक है, शहरी क्षेत्रों के आसपास, बाजार के आसपास। समझ गए? बाजार की मांग के अनुसार, ये भी बाजार के मांग के अनुसार, मतलब मार्केट में जिसकी डिमांड है वही सब्जियां उगाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं बस। शहरी क्षेत्र से दूरी लिख ली। अब अगला गार्डन लिखो, ट्रक गार्डनिंग। ऐसे लिखो, ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, ठीक है। अब ट्रक गार्डनिंग में ये जो ट्रक शब्द है बेटा, ट्रक, ये फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच भाषा, ये भी प्रश्न आ सकता है कौन सी भाषा का, तो फ्रेंच, ये जो ट्रक है ये फ्रेंच भाषा का है। इसका मतलब होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है, या मैं ऐसे लिखूं इसको थोड़ा और व्यवस्थित लिखूं, ठीक है। ट्रक जो है फ्रेंच भाषा के ट्रोकर से बना है, ट्रोकर, TROQUER, ट्रोकर, ठीक है, ट्रोकर से बना हुआ है, ट्रोकर से बना, जिसका अर्थ होता है बांटना, जिसका अर्थ होता है बांटना, या अंग्रेजी याद रखो तो और बढ़िया, टू बार्टर, BARTER, टू बार्टर। मतलब जो ट्रक है, ट्रक, ये ट्रक फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ट्रोकर शब्द से, जिसका अर्थ होता है बांटना या टू बार्टर, ठीक है। ट्रक जो है फ्रेंच भाषा के ट्रोकर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू बार्टर या टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, गुड। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये उदयपुर है या शहरी क्षेत्र है कोई भी, उससे बहुत दूर, उससे लगभग 100 किलोमीटर या प्लस, ये किलोमीटर कोई फिक्स नहीं है, इसमें यह है कि शहरी क्षेत्रों से दूर, जहां जमीनें बहुत सस्ती है, बड़े बड़े खेतों की उपलब्धता है, वहां पर एक या दो सब्जियों को बहुत ही बड़े स्तर पर उगाया जाता है। ऐसी सब्जियां जो लंबे समय तक खराब नहीं होती, प्याज, आलू, अदरक, समझे तुम लोग, लहसुन, ऐसी सब्जियां। मेरे कहने का मतलब यह है कि शहरी क्षेत्रों से दूर सब्जियों को व्यापक स्तर पर उगाना, एक या दो सब्जियों को बड़े स्तर पर उगाते हैं, ट्रक में भर के फिर लाते हैं, कई दिनों तक खराब नहीं होती। तो लाइन आपको लिखनी है, इसमें लाइन लिखो, लाइन लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो लाइन लिखना अंग्रेजी वाली, मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड, मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड, मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। मतलब व्यापक स्तर पर, शहरी क्षेत्रों से दूर जहां जमीनें बहुत सस्ती है, वो तो इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव, ठीक है, यानी व्यापक बड़े स्तर पर। तो ट्रक गार्डनिंग में आपको याद रखना है कि ये तो एक्सटेंसिव मेथड है, और वो था पहले वाला मार्केट गार्डनिंग इंटेंसिव था। तो इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, ठीक है। बस ये एक एक शब्द ही सबसे खास है। अब एक लाइन और लिख लो इसमें, इसमें लाइन लिखो, ये लिख लिया, इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। वो क्या था, इंटेंसिव था, यही लाइन आएगी उसमें क्वेश्चन के अंदर। और सबकी एक एक लाइन आती है, एक तो आती है सबसे प्राचीन किचन गार्डन, सबसे वैज्ञानिक बीज उत्पादन गार्डन, सबसे इंटेंसिव, इंटेंसिव में किचन गार्डन भी है और मार्केट भी है, तो मार्केट को प्राथमिकता देनी, ठीक है। लाइन लिखो इसमें, शहरी क्षेत्रों से दूर, शहरी क्षेत्रों से दूर, शहरी क्षेत्रों से दूर एक या दो सब्जियों को, एक या दो सब्जियों को व्यापक स्तर पर उगाना। शहरी क्षेत्रों से दूर एक या दो सब्जियों को व्यापक स्तर पर उगाना, या वृहद स्तर पर उगाना, व्यापक स्तर पर उगाना, ठीक है। उदाहरण में लिखो, मैंने बोला शहरी क्षेत्रों से दूर एक या दो सब्जियों को वृहद स्तर या व्यापक स्तर पर उगाना। उदाहरण में लिखो, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ये हो सकती, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, शाबाश। ओके, गुड। अब अगली जो गार्डनिंग की मेथड है बेटा, वो आप लोगों को लिखनी है वेजिटेबल फोर्सिंग। ऐसे लिखो, वेजिटेबल, वेजिटेबल फोर्सिंग, या इसको बोलते हैं सच में फोर्सिंग गार्डनिंग। क्या कहते हैं, फोर्सिंग, फोर्सिंग गार्डनिंग। अब फोर्सिंग गार्डनिंग का सीधा सा मतलब बेटा, पहले सुनो इसको, बाद में लिखना आप इसको। वेजिटेबल फोर्सिंग का या सही शब्द यह है, कहीं किताबों में अलग अलग ये सही शब्द, कि फोर्सिंग गार्डनिंग क्या होती है, कि सब्जियों की फोर्सफुली, बलपूर्वक खेती करना। कैसे करना, बलपूर्वक खेती कैसे की जाती है, ग्रीन हाउस के अंदर। किसके अंदर बेटा, ग्रीन हाउस के अंदर। ये मैंने आपको समझने के लिए ग्रीन हाउस बनाया, जनरल नॉलेज के लिए। इस ग्रीन हाउस में हम लोग सब्जियां उगाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, क्या बोलते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती, फोर्सफुली वातावरण को कंट्रोल करते हैं। वातावरण को कंट्रोल करने में मुख्यतः दो चीजें आती है, एक तो आता है तापमान, और एक आती है आर्द्रता। क्या आती है गाइस, आर्द्रता। तो इस पॉली हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर, इसको हम ग्रीन हाउस तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर काम करता है। जैसे कि इसको पॉली हाउस में और ग्रीन हाउस में क्या फर्क, पॉली हाउस ग्रीन हाउस में क्या फर्क, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में फर्क ये है कि ग्रीन हाउस तो खाली एक शब्द है। क्या है, ग्रीन हाउस उसको इसलिए नहीं कहते कि हरा भरा रहता हो, हरा भरा रहता है इसलिए थोड़ी कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पे काम करता है। किस पे करता है, शाबाश। इधर देखो बेटा, पहले तुम्हें कभी ग्रीन हाउस प्रभाव समझाया मैंने, कभी नहीं समझाया। इधर देखो किसको कहते हैं, ये बताओ क्या है, धरती है, ये अर्थ। क्या है गाइस, ये अर्थ है, और ये सूरज क्या है बेटा, सनलाइट। हालांकि सूरज अंश बड़ा है, कितना बड़ा है, मैं वो लोग पढ़ रहा था कितने हजार या कितने लाख धरतियां
जब समाती है तब एक सूरज बनता है, वो भी मैं अभी लगभग 13 लाख या 13,000 कुछ ऐसा था, इतना सूरज बड़ा है। ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूं, हाउ मेनी अर्थ कैन मर्ज इन सन। सही लिखा मैंने, कुछ तो आएगा इसमें। 13 लाख धरतियां एक सूरज के अंदर समा सकती है, अगर अपन द्रव्यमान की बात करें, वॉल्यूम की बात करें। कितनी धरतियां? 13 लाख। तो सूरज कोई छोटी मोटी चीज समझ रहे हो क्या तुम लोग? और क्या, यहाँ लिखा हुआ देखो, अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.3 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड द सन। दिस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सन एंड अर्थ। उन दोनों के द्रव्यमान पर आधारित। While the calculation is straightforward, it is important to remember that this assumes that the earth are compressed and melted into a homogeneous mass। अब उसे अपने को क्या ही लेना है मैं सोच रहा हूँ ज्यादा समझाना पड़ेगा क्या मतलब, इससे अच्छा तो ये बताऊंगा मैं। तो एक्चुअली क्या होता है, धरती के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसों का कवर है। क्या है बेटा? ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC एंड N2O। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है? ये घटता क्रम है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस में अब ये हो क्या रहा है, जैसे सूरज की किरणें आ रही है धरती के ऊपर, ये लो सूरज की किरणें आई, धरती से टकरा के वापस गई, ये लो वापस गई, ये लो। जैसे सनलाइट आती है टकरा के वापस चली जाती है। यहाँ पे गैसों का आवरण है, गैस के कण है, ग्रीन हाउस गैस के। कुछ किरणें ऐसी होती है जो टकरा के जाती है और वापस धरती पे आ जाती है। किधर आती है गाइस? जैसे यहाँ पे ये परत है, कुछ मात्रा में ये सनलाइट वापस धरती पे आती है, उसके परिणाम स्वरूप धरती गर्म रहती है, जो कि जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होना तो 1 सेकंड में धरती चिल्ड हो जाए। कैसे हो जाए? तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से सूर्य की किरणें आती है, टकरा के चली जाती है, कुछ मात्रा में इन ग्रीन हाउस की जो गैसेस होती है इनसे टकरा के वापस धरती पे आती है, परिणाम स्वरूप धरती गर्म रहती है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? लेकिन इंसानों की हरकतों की वजह से, कल कारखाने, एसी, इस तरीके के जो रेफ्रिजरेटर, इनकी वजह से, उद्योग धंधों की वजह से, इंसानों की हरकतों की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप ये परत मोटी हो रही है। कैसी हो रही है गाइस? इस परत के कण बढ़ रहे हैं क्योंकि इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है, और गैसों की मात्रा बढ़ने से इस परत की मोटाई बढ़ रही है। परत की मोटाई बढ़ रही है तो जिस मात्रा में सूर्य की किरणें आनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है। क्या तुम समझे? जिस मात्रा में सूर्य की किरणें पहले आ रही थी वापस टकरा के, जो वापस जा रही थी उसमें जो टकरा के आ रही थी, अपने ज्यादा है तो ज्यादा टकरा गई, अब ज्यादा टकरा के आ रही है तो धरती गर्म हो रही है जरूरत से ज्यादा। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब यानी धरती और वार्म यानी गर्म होना, तो धरती गर्म हो रही है इसलिए इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो पुराना शब्द हो गया है, धरती एंटर कर चुकी है ग्लोबल हीटिंग वाले फेज में। इसमें ग्लोबल हीटिंग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ठीक ठाक गर्म हो रही है, लेकिन ग्लोबल हीटिंग का मतलब बहुत बड़े स्तर पे जो है धरती गर्म हो रही है। तो वैज्ञानिक लोग कुछ ऐसा मानना है कि पहले तो ऐसा था कि धरती से, जैसे धरती पे तापमान बढ़ रहा इसको वापस घटा सकते, लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब कोई यू टर्न की संभावना नहीं है, अब तो जितने दिन जीना है जी लो, धरती आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो इसको हमने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोला? सेम टू सेम पोली हाउस जो होता है। अब पोली हाउस का मतलब ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इस सिद्धांत पर आधारित है, सूर्य की किरणें आती है वापस चली जाती है टकरा के, लेकिन इस ऊपर पॉलीथीन, इसको जो भी ग्रीन हाउस के ऊपर ढका जाता है ना उसको बोलते हैं क्लेडिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं? क्लेडिंग मटेरियल। ऐसा लिख रहा हूं देखो, क्लेडिंग मटेरियल। क्लेडिंग मटेरियल क्या हो सकता है? क्लेडिंग मटेरियल पॉलीथीन हो सकती है, कांच, ग्लास हो सकता है, नेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सूर्य की किरणें आई वापस चली गई, कुछ मात्रा में यहां से इस पॉलीथीन से या क्लेडिंग मटेरियल से टकरा के वापस अंदर आ गई, तो पोली हाउस गर्म रहता है। कैसा रहता है गाइस? तो हम सर्दी के मौसम में भी इसमें तापमान को बढ़ा सकते हैं और सर्दी वाली फसलों को गर्मी में कर सकते हैं, और गर्मी वाली फसलों को भी हम लोग कम तापमान में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तापमान को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं ग्रीन हाउस। वैसे तो इसमें इधर तो क्या लगा रहते हैं? पंखे लगे थे। क्या लगा रहता है गाइस? जो गर्म हवा को बाहर निकालते हैं उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिंग फैन। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिंग फैन। और इधर लगा रहता है पेड सिस्टम। क्या लगा रहता है गाइस? पेड सिस्टम, जो कि इस तरीके से पतली सी लकड़ी के जैसा रहता है, उसके ऊपर पानी चलता रहता है, बाहर से जो हवा आती है, देखो जैसे अंदर की हवा को एग्जॉस्टिंग फैन बाहर फेंकेंगे तो यहाँ अलग दबाव वाला माहौल बनेगा, यहाँ पे जो है लो प्रेशर बनेगा, तो वो मतलब हाई प्रेशर बनेगा। क्या बोलेंगे उसको? टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लो प्रेशर, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं इधर की साइड में आ जाएगी, तो बाहर की हवा इस ठंडी परत से टकरा के अंदर आएगी तो ठंडी हवा हो जाएगी। ठीक है, ये हॉट एयर है बाहर की साइड, ये अपने कूल होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने पेड सिस्टम लगा रखा है। ठीक है, ऐसा तो उससे जैसे ही हवा टकराती है वो पानी चल रहा है वहां से ठंडी हो कैसे, तो ये गर्म हवा इधर, ये ठंडी इधर, तो ये माहौल ठंडा रहता है। इसको बोलते हैं अपन फैन एंड पेड सिस्टम। क्या कहते हैं? लेकिन ये हाईटेक पॉली हाउस में होता है। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव पे काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस है। क्या तुम समझे? ऊपर पॉलीथीन ढक दो तो पॉली हाउस, क्या है? नेट ढक दो तो नेट हाउस, शेड नेट हाउस, बस ये ऐसा होता है। ग्लास ढक दो तो ग्लास हाउस, तो ग्लास हाउस का तो आजकल प्रचलन है नहीं। पॉली हाउस भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाईटेक पॉली हाउस। क्या? हाईटेक पॉली हाउस में सारा का सारा काम कंप्यूटर से होता है, जैसे कि ये जो पंखे चल रहे हैं ये सब कंप्यूटर से ऑटोमेटिक चलते हैं। ऊपर से अंदर जो ड्रिप इरिगेशन चलती है वो भी, फर्टिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सब कुछ कंप्यूटर से ऑटोमेटिक होता है। ऊपर छोटे छोटे फुहारे लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं फोगर्स। क्या कहते हैं? फोगर कहते हैं, फोगर।
फोगर में से छोटे 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 पानी की फुहारें चलती रहती है जो तापमान को नियंत्रित रखती है। समझ रहे हो तुम लोग? ऐसा ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को मेंटेन रखती है, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा चाहिए अंदर की साइड, तापमान भी ज्यादा चाहिए। इसके अलावा हम अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं अपन? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा को बढ़ानी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि बंद रहता है चारों तरफ से, तो कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे ज्यादा लगाते हैं ना अंदर, प्लांट अंदर ज्यादा लगाते हैं, प्लांट की डेंसिटी पॉली हाउस में ज्यादा रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मांग ज्यादा रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है बेटा? जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है 6CO2 6H2O, और ये जो है ये खाना बनता है जो C6H12O6 प्लस पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। इस तरीके से तो ये सनलाइट, सूरज की जो लाइट आती है सनलाइट, और पौधों के पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा? शाबाश। तो एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट पौधे के लिए फूड मतलब फूड हो गया, और ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। क्योंकि हमने इसमें पौधे ज्यादा लगा रखे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तो प्रकृति के अंदर लगभग 300 से 350 ppm है। कितनी है भाई? नेचर के अंदर लगभग इतनी तो है भाई। वातावरण में लगभग 400 मान लो, ज्यादा ज्यादा तो लगभग 350 मानो, 400 भी मत मानो, 350 ppm कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है। ठीक है, इससे 10 गुना होती है सॉइल के अंदर। कितनी होती है? 10 गुना सॉइल के अंदर कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा हम लोग इसमें बढ़ाते हैं जानबूझ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तो पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है तो वो ज्यादा फूड बनाता है, ग्रोथ अच्छी होती है। क्या तुम समझे? ऐसा इसके ऊपर नेट लगा दो तो उसको शेड नेट हाउस कहते हैं। एक ऐसा पॉली, इसके चारों तरफ वो भी होते हैं पर्दे, कर्टेन्स। क्या बोलते हैं? कर्टेन होते हैं, जिससे हवा बाहर जाती है अंदर आती है, ऐसा सिस्टम रहता है। वो भी ऑटोमेटिक होता है हाईटेक में। एक होता है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। कैसा होता है? सेम वही पॉली हाउस होता है जो हाईटेक वाला होता है, बस अंदर सारे काम आपको हाथ से करने पड़ते हैं। सिंचाई करना, ये ठंडा वंडा, पर्दे खोलना, पर्दे खोल हाथ से, नहीं तो ऑटोमेटिक होता है। क्या तुम समझे? तो सभी जो ये अंदर की क्रियाएं होती है हाथ से करनी पड़ती है, तो जीरो एनर्जी पॉली हाउस उसको क्या बोलते हैं अपन? एक होता है शेड नेट हाउस, जिसके अंदर खाली नेट लगी रहती है, बस ये मेन में। बाकी दो तरीके के और होते हैं। एक तो होता है हाई टनल। क्या होता है? ऐसे एक टनल होती है, टनल का मतलब सुरंग होती है, ऐसे लगभग 6 से 8 फीट की ऊंचाई तक होती है, 6 से 8, और ये थोड़ी चौड़ी होती है, लगभग 3-4 मीटर तक। और एक होती है लो टनल। कैसी होती है? ऐसे छोटे बच्चे जैसे एक कुत्ता दौड़ जाए अंदर, बस 3 फीट की, 2 से 3 फीट हाइट होती है, 3-4 फीट चौड़ा होता है। ये 4-5 प्रकार के ही होते हैं। क्या तुम्हारे कुछ समझ में आया? ये सब हम क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली, जबरदस्ती। तो अब आप इस वेजिटेबल फोर्सिंग के आगे लिखो, वेजिटेबल फोर्सिंग के आगे लाइन लिखो, सब्जियों की बेमौसमी खेती करना। सब्जियों की बेमौसमी खेती करना। सब्जियों की सब्जियों की बेमौसमी खेती करना, ऑफ सीजन। तो इसमें पैसा अच्छा मिलता है। तो वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब होता है वातावरण को हम नियंत्रित कर लेते हैं, और बेमौसमी, ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की बेमौसमी खेती करना। ऐसे ही लिखना बस आपको, बस सब्जियों की बेमौसमी खेती करना क्या कहलाता है? वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है ना? मेरा मन होता है मैं तुम्हें पढ़ाऊं ना, मैं तुम्हें कई सारी अनशन चीजें बता सकता हूँ, अनशन चीज, लेकिन अभी अनशन चीजें बतानी नहीं। समझे तुम लोग? आगे बढ़ो, आगे बढ़े बेटा। अब हम लोग बात करेंगे अगला 6th मेथड। लिखो फ्लोटिंग गार्डनिंग। फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब तैरना, तो ऐसे लिखो फ्लोटिंग गार्डनिंग। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डनिंग। फ्लोटिंग गार्डनिंग जो होती है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है सब्जियों के तैरते हुए उद्यान। इसके जस्ट आगे लिखो सब्जियों के तैरते हुए उद्यान। सब्जियों के तैरते हुए उद्यान। ठीक है, सब्जियों के तैरते हुए उद्यान, सब्जियों के तैरते हुए उद्यान, जिसका उदाहरण है डल झील। एक झील है डल झील जो ठंड के मौसम में जम जाती है, श्रीनगर में है। कहां पर है? डल झील है आपकी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में वो झील जो है उसके ऊपर एक टाइफा ग्रास आती है, उसे नाव बनाते हैं। टाइफा ग्रास होती है, उस ग्रास से नाव बनाते हैं, और नाव के ऊपर फिर ये सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, तो ये कभी पूछ ले अपने को, कभी कभी पूछते तो नहीं है वैसे, लेकिन पूछ ले कि सब्जियों के तैरते हुए उद्यान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बस अब अपन फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। और लास्ट और लिख लेना, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग गार्डनिंग। प्रोसेसिंग गार्डनिंग। ठीक है, ऐसे लिखो, प्रोसेसिंग गार्डनिंग। सर एआई से खेती हो सकती है, तो वो एआई से तो हो रहा है। जो कुछ भी ऑटोमेटिक होता है वो सब एआई है। ये जो मैंने हाईटेक बोलिया उसमें बोला, सो ये सब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर वगैरह जैसे काम हो रहा है एआई तो है। हम लोग आजकल तो तुम तो जानते नहीं, अभी तक 50-50 हेक्टर 100-100 हेक्टर के खेत होते हैं ना, तो उसके अंदर पूरा का पूरा टाइम टेबल सेट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में कितने दिन बाद कितनी सिंचाई देनी है, कितनी देर तक देनी है, कौन सा पोषक तत्व देना है, सारा कुछ एक सॉफ्टवेयर में सेट करके बटन दबा दो और आप लोग घर पे आ जाओ, अपने आप चलता रहेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। तो ये सब ऑटोमेशन है, स्वचालित। ये सब एआई से ही तो होता है। एआई है राजस्थान में क्या खुलने वाला, वो तो खुलने वाला, लेकिन एआई तो हो ही रहा है काम। तो कहीं सारे हाईटेक पोली हाउस है, आपको देखना, आरसीएम जाके देखो, सब किसान लगाते हैं ज्यादातर हाईटेक पोली हाउस ही लगते हैं। पोली हाउस जो लगते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है। उस पोली हाउस का पता खर्चा कितना आता है? हाईटेक पोली हाउस का खर्चा आता है 3500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए स्क्वायर फीट। कितना आता है? मीटर स्क्वायर,
3500 से 5000 रुपए मीटर स्क्वायर खर्चा आता है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना, एक पोली हाउस जो बनता है कम से कम बनता है 1000 मीटर स्क्वायर का। कितना बनता है? ज्यादातर किसान 2000 मीटर स्क्वायर का लगाते हैं। 1 बीघा होता है उसको 2000 मीटर स्क्वायर का। जो आधा हेक्टर होता है, लगभग आधा हेक्टर या 4000, आधा हेक्टर का मतलब 1 एकड़, 1 एकड़ होता है 4000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? तो 2 1 बीघा के अंदर लगता है, बहुत बड़ा होता है। इस वेजिटेबल फोर्सिंग के अंदर कुछ नहीं होता है। वेजिटेबल फोर्सिंग के अंदर ये जो फोर्सिंग क्या प्रोसेसिंग, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र जहां पर फल सब्जियां ज्यादा होती है उसके आसपास ही कोई इंडस्ट्री लगा दी जाती है। जैसे कोई कंपनी टमाटर का सॉस बना रही, ये कंपनी है टमाटर का सॉस बनाती, आसपास के किसान भी टमाटर की खेती करते हैं। किसकी करते हैं? टमाटर की खेती करते हैं। तो किसानों को अच्छा भाव मिल जाता है, कंपनी को अच्छा टमाटर मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग गार्डनिंग। ज्यादा कुछ खास नहीं। अगला पॉइंट लिखो, अगला टॉपिक। ये 7 प्रकार हो गए हैं, इसमें कोई आपको लोड वाली बात नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, 1 वर्षीय मौसमी फूल। 1 वर्षीय, 1 वर्षीय मौसमी फूल, 1 वर्षीय मौसमी फूल। सबसे शानदार फूल आते हैं बच्चे लोग, ये हर मौसम में बदलते रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एनुअल फ्लावर्स। एनुअल फ्लावर्स, कभी कभी हम लोग इनको सीजनल फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के मौसम में 3 तरीके के फूल आते हैं। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूं, सबसे पहला प्रकार है वर्षा ऋतु वाले, कि वर्षा ऋतु में कौन से फ्लावर्स आते हैं। वर्षा ऋतु को बोलते हैं रेनी सीजन। रेनी सीजन, ठीक है। अब रेनी सीजन में जो फ्लावर आते हैं बेटा, उन फूलों को हम लोग नर्सरी में लगाते हैं पहले। तो उनको नर्सरी में बुआई करने का जो समय होता है वर्षा वालों को, अप्रैल मई। तो अप्रैल मई में उनको नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी से खेत में लगाने को या आपको गार्डन में लगाने को प्रतिरोपण कहते हैं। तो प्रतिरोपण का टाइम होता है इसका जून जुलाई। तो जून और जुलाई के अंदर अभी उनको लगा देते हैं खेत के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फूलों के नाम आपको याद रखने की कोशिश करनी, मेरे साथ लिखते जाना। अमरेंथस, एक तो लिखो अमरेंथस, उसके अलावा अमरेंथस बाल्सम, 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 कॉक्सकॉम्ब, कॉक्स, कॉक्सकॉम्ब। फिर लिखना है आपको गेलार, कॉक्सकॉम्ब के बाद कोस्मोस। हाँ लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये फटाफट लिखना पड़ेगा बहुत सारे। कोस्मोस, गेलार्डिया, 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 और एक है गोमफ्रेना, इसलिए को गोमफ्रेना, गेलार्डिया गोमफ्रेना। ये सारे के सारे फ्लावर हैं ऐसे। इनको बोलते हैं ए, ट्रिक याद रखने, तो ABCCGG बोलते हैं इनको, ABCCGG। एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम्ब, कोस्मस, गेलार्डिया, गोमफ्रेना, ABCCGG। इनके अन्य नाम लिख रहा हूं जो कि आपको याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं लव लाइस ब्लीडिंग, लव लाइस ब्लीडिंग, शाबाश। बाल्सम को हम लोग बोलते हैं गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, शाबाश, गुल मेहंदी। प्रोसेसिंग गार्डनिंग में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे लिखो बेटा गर्मी ऋतु, ठीक है, या ग्रीष्म ऋतु, ऐसे लिखो ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। इसको बोलते हैं रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन। सॉरी सॉरी, हाँ अरे रेनी का मतलब, रेनी का मतलब समर होता है। रेनी का मतलब होता है समर सीजन, वो मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में लिख लिया। रेनी मतलब समर, ठीक है। एक्चुअली 2 ही ऋतुएं होती है, गर्मी और ठंडा मौसम। वो तो भारतीय जलवायु ऐसी है कि इसमें मानसून आता है, बारिश होती है, बाकी 2 ऋतुएं होती है। क्या, या तो गर्म मौसम होता है या ठंडा, 2 मुख्य ऋतु होती है। वो तो अपने भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून आने की प्रक्रिया है। हर देश में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ी आता है। इजराइल के अंदर ये जितने भी अरब के देश है, यहाँ तो मानसून थोड़ी आता है अपने जैसे। कई देश ऐसे बारिश होती नहीं होती, कई देश ऐसे जहाँ बारिश कभी होती है, कभी अलग तरीके से होती है, होती ही नहीं, तो भी वहाँ काम चलता है। वहाँ मौसम अलग तरीके का है ऐसा। तो गर्मी के मौसम में आपको लिखना है बेटा इनकी बुआई कब की जाती है। पहले तो लिखो बुआई। तो गर्मी वाले की बुआई जो की जाती है वो होती है दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी के अंदर बुआई होती है। और जो इनका प्रतिरोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग, वो किया जाता है फेब मार्च, फरवरी मार्च, ठीक है, फेब मार्च। इसके अंदर 4 फूल मुख्य हैं। जीनिया, ऐसे लिखना है आपको, जीनिया कोचिया, जीनिया कोचिया, पोर्चुलेका टिथोनिया, जीनिया कोचिया, पोर्चुलेका टिथोनिया, ये 4 याद रखना है। और एक आप सूरजमुखी इसमें और याद रख सकते हो, सूरजमुखी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सूरजमुखी, जीनिया कोचिया, पोर्चुलेका टिथोनिया, ये 4 आप लोगों को याद रखने पड़ेगा, ठीक है। सर्दी ऋतु, तुरंत लिखना, 3 नंबर पे लिखो सर्दी ऋतु, ठीक है। सर्दी को बोलते हैं विंटर, सर्दी ऋतु, विंटर सीजन, विंटर सीजन। वैसे तो एक चीज क्लियर है कि सर्दी का मौसम आया है, फूलों का मौसम आया है। क्या बोलेंगे अपन? सर्दी का मौसम आया है, फूलों का मौसम। सबसे ज्यादा फल सब्जियां सर्दियों में ही लगा, समझ गए। तो 100 फूल होंगे टोटल, 100 में से लगभग लगभग 80-85 फूल खाली सर्दियों में ही लगा। तो आपको तुक्का लगाना तो किस पे लगाओ? सर्दी वाले मौसम पे लगाना। अब लिखो इसमें बुआई, बुआई का मौसम लिखो इसमें सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। और पौध प्रतिरोपण जो करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, शाबाश।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। अब इसमें आपको फ्लावर लिखने हैं। सबसे पहले लिखो एंटीरिनम, एंटीरिनम, एंटीरिनम के अलावा एस्टर, एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, ऐसे लिखो क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, बेटा लिखो कार्नेशन, कैलेंडुला, कैलेंडुला, कैंडी टफ्ट, ऐसे लिखो कैंडी टफ्ट, टफ्ट, कैंडी टफ्ट। उसके बाद लिखो हेलिक्राइसम, हेलिक्राइसम, हेलिक्राइसम। सर कल आप बोर्ड खराब करके चले गए, फिर आपके बाद एक भी क्लास ऑनलाइन नहीं हुई थी। मैं तो करूंगा, आज भी खराब करूंगा हैं। आप लिखो इधर, तुम लगाते ऑनलाइन वाले तो नजर लगाते हो, जो मेरे को बोल रहा वो लगाता है, सब लोग नहीं लगाते। अब इसमें लिखो आगे हेलिक्राइसम के बाद में क्या लिखोगे, लिखो स्वीट पी, ऐसे लिखो स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, स्वीट सुल्तान, ठीक है। फिर लिखो पिटूनिया, पिटूनिया पेंजी, पिटूनिया पेंजी। पेंजी को बोलते हैं किंग, एक वर्षीय मौसमी फूलों का राजा है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स, किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स। मैं अभी जैसे कुछ शब्द कभी कभी अंग्रेजी में लिख देता हूं ना, तो मुझे कई बच्चे बोलते हैं सर आप तो अंग्रेजी ज्यादा यूज करते हो। और जिस दिन हम लाइव आए थे ना जेट की परीक्षा को लेकर, उस दिन लाइव में कमेंट आ रहे हैं सर अंग्रेजी भी बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रही शुद्ध हिंदी। देखो दोनों प्रकार के लोग हैं जनता। अब कैलेंडुला को हम लोग बोलते हैं पोर्ट मेरीगोल्ड, इसका एक नाम बड़ा प्रचलित है। इस कैलेंडुला को बोलते हैं पोर्ट मेरीगोल्ड, ये एग्जाम में आ सकता है। सो इसको कह रहे हैं अपन पोर्ट मेरीगोल्ड, ठीक है। कैलेंडुला का अन्य नाम आता है पोर्ट मेरीगोल्ड। हेलिक्राइसम को सुखाने के काम में भी लेते हैं, डिहाइड्रेशन, सुखाने हेतु। सो इट इज यूज्ड सुखाने हेतु, ठीक है। लटकती टोकरियों में भी लगाते हैं सर, ये फूल बहुत सुंदर होते हैं एक्चुअली। सर इसका मतलब तो हम आपको भी नजर लगा देंगे, नाम है, ठीक है। डोग फ्लावर, डोग फ्लावर, ठीक है। बोलो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैलेंडुला, कैंडी टफ्ट। ये चार तो के नाम पे, किसके नाम पे? बोलो क्राइसेंथेमम, या सी के नाम पे बोलो कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया पेंजी। जैसे पिटूनिया हैंगिंग बास्केट में बहुत लगाते हैं, पिटूनिया हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए फेमस है, मतलब सो इट इज पिटूनिया इन हैंगिंग बास्केट, पिटूनिया इन, पिटूनिया इन हैंगिंग, हैंगिंग, हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग बास्केट। मैं लिखना चाहता हूँ इसको, लेकिन सब बोर्ड अलग अलग चेंज होते हैं, मैं बिना देखे नहीं लिख सकता। बास्केट बहुत मस्त लगते हैं, पिटूनिया भी, ये सारे फूल मस्त है, ऐसी बात। पिटूनिया लुक सुपर, यस। लटकती टोकरियों में लगाने के लिए फेमस है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पिटूनिया। क्या बोलते हैं? अपन ने पिछले साल रघुनाथपुरा में लगाया था, इस साल भी लगाएंगे। तो एक वर्षीय मौसमी फूल होते बड़े शानदार, और इनको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, गार्डन में, अपने घर पे। अभी जैसे तुम भी लगा, जहाँ रह रहे हो वहां भी लगाओ ना, कौन मना कर रहा है। एक होता है जीनिया, जीनिया भी अच्छा है, जीनिया फ्लावर, तो जीनिया भी अच्छा रहता है। इसके भी मल्टीपल कलर के फ्लावर आते हैं, एकदम ए ग्रेड शानदार फूल आते हैं ये जीनिया, ऐसे करके। तो कई सारे, ये सारे फ्लावर ही बहुत सुंदर है। और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे जैसे कैलेंडुला, कैलेंडुला, ठीक है। ये मैं रूम पर रहता था तब मैं घर पे खूब लगा, गमले के बाहर लगा था। ये नहीं है, ये है। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक गेलार्डिया, जो तुम्हारे हर घर पे हर गांव में होता है, गेलार्डिया आजकल, गेलार्डिया फ्लावर, ये गांव में बहुत होता है। ये गेंदे के बाद में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला फूल है। अलग अलग प्रकार के आते हैं इसमें भी, किस्में बहुत आती है। इन फूलों पे भी बहुत काम होता है, अनुसंधान बहुत होता है। जैसे अपने माना कोई टमाटर की फसल है, उसको, और इसी प्रकार से और कई तरीके के फूल होते हैं, इन पर भी अनुसंधान का काम होता है। नई नई किस्म, जिसमें जैसे इस फूल की आजकल मल्टीप्लेक्ट वैरायटी आती है, जो एकदम बड़ा सा फूल आता है, ये ऐसा। एक तो ये सिंगल पेटल वाला, ये डबल वाला, ऐसा मस्त लगता है ये वाले फ्लावर, सही नहीं? तो ये सब चीजें होती है। एक बार ये सारे फ्लावर के नाम मेरे साथ में रिपीट करोगे, ठीक है। सबसे पहले कौन से हैं? वर्षा, बोलो वर्षा ऋतु वाले, ABCCGG, एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। इसके अलावा जो गर्मी वाले, बोलो जीनिया कोचिया पोचुलेका टिथोनिया, जीनिया कोचिया पोचुलेका टिथोनिया। सर्दी वाले एंटीरिनम, एस्टर, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, कैलेंडुला, कैंडी टफ्ट, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया पेंजी। इसके अलावा हमने गार्डनिंग पढ़ी थी, जो वेजिटेबल गार्डनिंग,
उस वेजिटेबल की गार्डनिंग में हमने पढ़ा बेमौसमी सब्जियां उगाना क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग क्या कहलाता है, या फोर्सिंग गार्डनिंग। सबसे इंटेंसिव मेथड कौन सा है, मार्केट गार्डन। सबसे एक्सटेंसिव कौन सा है, ट्रक गार्डन। और तैरते हुए उद्यान कहां पाए जाते हैं, डल झील के अंदर। सबसे प्राचीन कौन सा है, किचन गार्डन। क्या कोई खास बात है क्या, पढ़ा लिखा करो थोड़ी देर, ठीक रहेगा। लताएं का मतलब जानते हो, बेलें। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। लताएं और बेलें एक्चुअली होती क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली बेलें होती है ऐसे, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं ज्यादातर केस में। तो पौधों का जिनके ऊपर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि हुक, जैसे टेंड्रिल, जैसे कोई कांटे वगैरह, उनकी मदद से ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर की साइड कर जाते हैं। मतलब पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, जैसे कि टेंड्रिल, क्या है गाइस, जैसे कि टेंड्रिल, जैसे कि हुक, जैसे कि कांटा, कांटे को बोलते हैं थॉर्न, क्या कहते हैं, इनकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लताएं और बेलें। तो परिभाषा लिखो बेटा, शाबाश, लिखो इसकी डेफिनेशन। पौधों का वह समूह, पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, कोष्टक में लिखना, विशेष संरचनाओं के कोष्टक में टेंड्रिल, हुक, थॉर्न, ऐसे लिखो, टेंड्रिल, हुक, थॉर्न। पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, कोष्टक में लिखना है टेंड्रिल, हुक एंड थॉर्न, ठीक है, कोष्टक बंद। टेंड्रिल, हुक एंड थॉर्न यानी कांटे, कोष्टक बंद, के सहारे, के सहारे, टेंड्रिल, हुक एंड थॉर्न के सहारे किसी दीवार, के सहारे किसी दीवार, कोमा ढांचा। मैंने बोला पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, कोष्टक में जैसे हुक, थॉर्न एंड टेंड्रिल के सहारे, कोष्टक बंद करना था, के सहारे किसी दीवार, कोमा ढांचा या दीवार पर, नहीं मैंने पहले दीवार ही बोला, मैंने बोला कोई दीवार, कोमा ढांचा या पेड़ पर, या पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बोला किसी दीवार, कोमा ढांचा या पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है। बस यही परिभाषा लिखनी थी। अब आप लोगों को इसके प्रकार लिखने हैं। सबसे पहला ग्रुप लिखो कि एक वर्षीय कौन कौन सी है, ऐसे लिखो एक वर्ष। जो एनुअल है वो कौन कौन सी है ना, एक हर सीजन में जिनको नया लगाना पड़ता है एक। तो इसमें आप लोगों को लिखना है स्वीट पी, स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, ऐसे लिखो, मॉर्निंग, मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी, और नॉस्ट्रेशियम, ऐसे लिखो, नॉस्ट्रेशियम। ये आपको 2-3 बार पढ़ के याद रखनी पड़ेगी, नॉस्ट्रेशियम, स्वीट पी, ठीक है, ऐसे लिखो, स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नॉस्ट्रेशियम, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, एक वर्ष में एक ही बार स्वीट मॉर्निंग आती, स्वीट मॉर्निंग आती है, आगे तो कोई मतलब नहीं। इसको कैसे याद रखोगे, नॉस्ट है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। तो एक तो लिख लिया स्वीट पी, एक लिख लिया मॉर्निंग ग्लोरी, एक नॉस्ट, ये तीनों एक वर्ष। ये पहला ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप लिखो बेटा, सेकंड ग्रुप, ओके, सेकंड ग्रुप लिखो दूसरा, सुंदर पत्तियों वाली, सुंदर पत्तियों वाली, पत्तियों, पत्तियों वाली नहीं, लुगाई की बात नहीं हो रही है, ब्यूटीफुल फोलिएज, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फोलिएज, ठीक है, शाबाश। ब्यूटीफुल फोलिएज के अंदर देखो सुंदर पत्तियां कौन कौन सी में होती है। सबसे पहले लिखो ऐसे, मनी प्लांट, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, फिलोडेंड्रोन, फिलोडेंड्रोन एंड एस्पेरेगस। एस्पेरेगस को हम लोग बोलते हैं शतावर, ठीक है, शतावर। ये प्लांट है सारे के सारे जिनमें खाली पत्तियां आती है, फोलिएज का मतलब होता है पत्तियां, इनके अंदर फूल नहीं आते। तो मनी प्लांट, मॉन्स्टेरो, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस, ठीक है। मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन एंड एस्पेरेगस, ओके, गुड, अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश। 2 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। उधर तो था स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नॉस्ट्रेशियम एंड मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन। ग्रुप सुंदर फूलों वाली, सुंदर, सुंदर फूलों वाली, ऐसे पौधे या ऐसी लताएं बेले जिनके सुंदर फूल आते हैं, उनको बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। सुंदर फूल किस किस के आते हैं, ऐसा लिखना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो हियर वी गो गाइस, ऐसा लिखना है ब्यूटीफुल फ्लावर्स में। सर ऐसा प्लांट लेके आओ जिसकी लीफ ब्यूटीफुल हो। तो प्लांट तो मैं ले आऊंगा ना, यहाँ नर्सरी है, यहाँ पास में ही है, वहां सब मिलता है। आप किसी भी नर्सरी में जाओगे तो मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। वो दोनों चीजें किस किस के छूट रही अभी तक, शाबाश। इनमें क्यों छूट रही है अभी तक, लिखो ना फटाफट ये, तब तक बाकी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नॉस्ट्रेशियम, मनी प्लांट,
मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस। अब आप इधर लिखो सुंदर पत्तियों में कौन कौन से। अब इधर लिखने हैं अपने को, सबसे पहले लिखो मेरी फेवरेट एक प्लांट जैसा है, मेरे फेवरेट के जैसा ही है, मतलब फेवरेट नहीं है फ्लेम वाइन, उसका नाम है बेटा फ्लेम वाइन। मस्त है एकदम शानदार, इसको गोल्डन शावर भी कहते हैं बहुत बार, गोल्डन शावर। ये पौधा बहुत सुंदर है, आप लोग अपने घर पे लगाना इसको, ठीक है। मस्त, सबसे शानदार में से एक, मैंने लगाई घर पे, अभी फूल आएंगे बारिश के मौसम, सही नहीं। इसका वैज्ञानिक नाम लिख लेना, अच्छे मौके काम में देखो, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा इसका नाम होता है बेटा, पायरोस्टेजिया स्टेजिया वेनोस्टा, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा। जो भी यहाँ पे प्लांट बताए जा रहे हैं किसी भी नर्सरी में मिल जाते हैं आप, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा, ओके। फिर दूसरा लिखना है लव चेन, प्लांट का नाम है लव चेन, लव चेन, ठीक है। एंटीगोनन लेप्टोपस, एंटीगोनन, एंटीगोनन लेप्टोपस, इसका नाम होता है एंटीगोनन लेप्टोपस, इसलिए लिखो एंटीगोनन लेप्टोपस। फिर लिखना आपको राखी बेल, रक्षाबंधन भी आ रही है, उसी तरीके से राखी बेल भी आई हो। राखी बेल का मतलब राखी के जैसे फूल आते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पैशन फ्लावर, पैशन फ्लावर भी कहते हैं, या इसका नाम एक और है, इसको गड़ी जैसा फूल है तो वॉच फ्लावर भी कहते हैं, WATCH, वॉच फ्लावर। इसके दो नाम है, इसको कह रहे हैं पैशन फ्लावर या इसको बोलते हैं वॉच फ्लावर, राखी जैसे फूल आते हैं। पेसीफ्लोरा स्पीसीज, इसका नाम अगर याद रखना हो तो पेसीफ्लोरा स्पीसीज। आपको इतने ज्यादा नाम कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। पेसीफ्लोरा स्पीसीज ऐसे लिखो, पेसीफ्लोरा स्पीसीज, नहीं तो उधर आपने लिख लिया फ्लेम वाइन, पायरोस्टेजिया वेनोसा। सर हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या, सर आपको याद कैसे रहता है इतना, याद कुछ नहीं रहता है, बार बार पढ़ाते हो जाता है। मैं तो अभी एग्जाम देकर आया हूँ, आज तुम्हारी मेरी भी पहली क्लास, मेरा पेपर देते ही मैं आ गया इधर, ना के आया हूँ नहीं तो नींद आती, नहीं खाना खा के ना आ गया, तो कई चीजें और भी याद है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा अभी, सही नहीं। लेकिन वो याद इसलिए है क्योंकि बार बार पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भगवान ने कोई शक्ति दी है कि मैं पढ़ता हूँ याद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी रुचि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को याद करने में, कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, पहली बात, सही नहीं। और दूसरा बार बार पढ़ना मैटर करता है, सही नहीं। आपका सबसे पहले, मैं तो आपको जो भी बता रहा हूँ अनुभवी बताता हूँ, जो भी बात आजकल ज्ञान देना तो कम कर दिया क्योंकि ज्ञान लेने वाले रहे नहीं लोग। तो दूसरा यूं है कि भाई आपका पहला काम होता है किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, किसी भी स्टूडेंट का दो काम, एक तो कभी किसी के नोट्स मत पढ़ना, एक तो आप किसी और के नोट्स मत पढ़ो, अगर आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो तो अपने लिख लो खुद के, फर्क पड़ता है, 99% फर्क पड़ता है। जैसे किसी और के नोट्स ले लिए तुमने, अच्छे लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं, उनको डायरेक्ट पढ़ो मत, उनको पढ़ोगे तो कुछ ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, उनको लिख लो, तुम्हारी कॉपी में लिख लो, अब तुम्हारी कॉपी ही पढ़ो तुम। तो किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट कर्तव्य ये होता है कि जो लिखा उसको व्यवस्थित लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। अब उस रजिस्टर को बार बार पढ़ो तो फायदा मिलता है, समझ रहे हो क्या ये। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखे, बोलो फ्लेम वाइन, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा, लव चेन, एंटीगोनन लेप्टोपस, राखी बेल, वॉच फ्लावर या पैसन फ्लावर। इसी में एक दो और लिखना, सुंदर फूलों वाली में एक दो पॉइंट और लिखना आपको। इसमें एक लिखो बोगेन विलिया, ऐसे लिखो बोगेन विलिया। बोगेन विलिया शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी रहती है, अपने गांव के अंदर खूब होती है ये शुष्क क्षेत्रों में, तो ये शुष्क क्षेत्र में हो जाती है। बोगेन विलिया को कम पानी की आवश्यकता है और हार्डी नेचर का होता है, कांटे भी होते हैं ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक है क्लेरोडेंड्रोन, क्लेरोडेंड्रोन बेटा एक लिखो क्लेरोडेंड्रोन, और एक लिखो उधर बिग्नोनिया, बिग्नोनिया। इनके सुंदर फूल आते हैं तो ये फूलों के लिए फेमस, ठीक है। तो तीसरा ग्रुप हमने लिख लिया। अब चौथा ग्रुप लिखेंगे आप लोग सुगंधित फूलों वाली, जिनके इससे सुगंध आती है, सुगंधित, सुगंधित फूलों वाली। अब सुगंधित फूलों के अंदर क्या क्या आएगा, इनको बोलेंगे फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट फ्लावर, ठीक है, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। अब मेरे को क्या थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है, काम चलो, क्योंकि पेपर अंग्रेजी में होते हैं तो थोड़ी बहुत काम चलो अंग्रेजी भी आती है मेरे को, तो उसका फायदा मिलता है। किसी भी चीज को अपन याद करते हैं तो अंग्रेजी हल्की फुल्की आपको आती है तो उससे फायदा मिलता है। देखो तो कोशिश करो कि थोड़ी बहुत चीज अंग्रेजी में हो तो उसको भी आप सीखने की कोशिश करो, काम आएगी। यहां तक डन। अब ये है इनके सुगंध, मतलब इन फूलों के मस्त वाली सुगंध आती, ठीक है। अब मस्त वाली सुगंध में सबसे पहला कौन सा प्लांट है, ऐसे लिखो मधुमालती, मधुमालती। इन सब के वैज्ञानिक नाम याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट में दूंगा इसलिए याद कर लेना। कॉम्ब्रेटम इंडिकम, कॉम्ब्रेटम, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, ये ब लिखा हुआ है ना, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, ऐसे लिखो कॉम्ब्रेटम इंडिकम। कॉम्ब्रेटम इंडिकम। फिर लिखो माधवी लता, माधवी, माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज, हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज बेंगालेंसिस। फिर लिखो एक क्लेमेटिस, क्लेमेटिस, ये भी सफेद रंग के फूल आते हैं इनके, तो क्लेमेटिस के सफेद रंग के फूल आते हैं, बेल आती है इसकी, मस्त फूल आते हैं। ये अपने रघुनाथ पर लगाया था पिछली बार, चमेली के जैसे ही, चमेली भी आती है इसमें, चंपा चमेली मोगरा,
तो चमेली के आगे आप लोग लिख लेना जेस्मिनम स्पीसीज, जेस्मिनम, जेस्मिनम स्पीसीज, क्योंकि बहुत सारी जेस्मिन आती है ना, इसलिए आपको यहाँ पे जेस्मिनम लिखना है। जेस्मिन में बहुत सारी जेस्मिन, मैंने यहाँ क्या लिखा, मधुमालती यानी कॉम्ब्रेटम इंडिकम, माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस, क्लेमेटिस एंड चमेली। चमेली की भी कई तरीके की प्रजातियां हैं, चंपा चमेली, मोगरा, जूही, ऐसे इसके अलग अलग चमेली की प्रजातियां होती हैं। एक तो लिखा दूंगा तुम्हें, एक प्रजाति लिखा दूंगा। तो चमेली जहां लिखा हुआ है वहां कोष्टक में लिखो जूही, जूही लिखो जूही, उसका नाम होता है जेस्मिनम ओरिकुलेटम, जेस्मिनम ओरिकुलेटम, ओरिकुलेटम, ठीक है। जेस्मिनम ओरिकुलेटम की खासियत है सर्वाधिक सुगंधित तेल पाया जाता है इसमें, बाकी जेस्मिन की प्रजातियों में से सर्वाधिक सुगंधित तेल इसी में पाया जाता है। और भी होती है इसमें, पीले फूल वाली अलग होती है, पेड़ पेड़ जो मतलब ट्री जैस्मिन जिसको बोलते हैं, मोगरा भी होता है, जैस्मिनम सिम्बेक बोलते हैं उसको। तो ऐसे लिखो जूही, जूही को बोलते हैं जैस्मिनम ओरिकुलेटम, जिसमें सबसे ज्यादा तेल होता है, मतलब बाकी प्रजातियों से भी सबसे ज्यादा तेल इसी में से निकलता है, ठीक है। गुड सर जी, पढ़ू तो घणो ही पण याद कोनी होवे, कई करा, कई करो, कई मत करो तुम, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा ध्यान बहुत ध्यान भटकता बहुत है। आप 10 मिनट तक भी किताब को बिना ध्यान को भटकाए नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम्हारी गलती नहीं। कौन कौन 1 घंटा बिना फोन और किसी को हाथ लगाए ध्यान से पढ़ा हुआ है दिन तक? 1 घंटा, जिसने फोन को बीच बीच में चेक नहीं किया हो, पूरा ध्यान उसी पढ़ाई के ऊपर 1 घंटा खाली पढ़ा तुमने। एक तो हाथ खड़ा करो एक भी हाथ खड़ा नहीं करता, फिर क्या मतलब? आप कोशिश तो करो, फायदा तो मिलता है, कोशिश ही नहीं करते, खाली यूं ही करते, आंखों देखते रहते मोटी है चलो बोलो, मधुमालती, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस, क्लेमेटिस, चमेली, चमेली की बहन है जूही, कौन है? बोलो जैस्मिनम ओरिकुलेटम। लास्ट ग्रुप लिख दो, जैसे ये डी है, अब लिखो ई और उसमें लिखो छायादार, ठीक है। छायादार कौन कौन सी है? जिनको हम लोग शेडी बोलते हैं, शेडी पर्पस, छाया के लिए हम लोग लगाते हैं। उसमें 2 है, एक तो है पोटैटो क्रीपर, ऐसे लिखो पोटैटो क्रीपर, क्रीपर, और एक है रेलवे क्रीपर, रेलवे क्रीपर, पोटैटो क्रीपर और रेलवे क्रीपर, पोटैटो क्रीपर, रेलवे क्रीपर, ऐसे लिखो। तो ये सभी के सभी जो है लताएं और बेलें हो चुकी है गाइस। किसी के छोटा हाथ खड़ा करो, आज इनके फोटो देखेंगे लास्ट में। अभी आप लोगों को एक काम करना है, लिखो जाड़ियां। अभी ये तो लताएं बेलें वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब लिखो बेटा जाड़ियां, ऐसे लिखो जाड़ियां। जाड़ियां को हम लोग श्रब बोलते हैं, श्रब, जाड़ियों को बोला जाता है श्रब। तो कौन कौन सी श्रब है वो आपको पता रखनी है, कुछ है, कुछ 12वीं किताब में, कुछ अपने हिसाब से है, ऐसे मिक्स करके। अब जाड़ियां क्या होती है? देखो, जाड़ियां हमेशा, जाड़ियों की 2 विशेषताएं हैं। एक तो जाड़ियां हमेशा बहुवर्षीय होती, क्या होता है गाइस? एक तो उसमें शब्द याद रखना है कि जाड़ियां जो होती है बहुवर्षीय। दूसरा, हमेशा जाड़ियों में एक से अधिक तने पाए जाते, समझ गए? जाड़ियों की 2 विशेषताएं क्या हुई? एक तो बहुवर्षीय है और एक से अधिक स्थायी तने पाए जाते हैं, ठीक है। जमीन के आधार भाग से एक से ज्यादा तने निकलते हैं, एक तो बहुवर्षीय और एक से अधिक तने पाए जाते हैं, लाइन लिखो। और पेड़ों से छोटी होती, पेड़ों से छोटे होते। बहुवर्षीय पौधों का वह समूह, बहुवर्षीय पौधों का वह समूह जिनमें जिनमें बहुवर्षीय पौधों का वह समूह जिनमें भूमि के समीप अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। बहुवर्षीय पौधों का वह समूह जिनमें भूमि के समीप अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं, अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं, अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। पौधों, बहुवर्षीय पौधों का वह समूह जिनमें भूमि के समीप अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले लिखो बड़ा आकार, ठीक है। बड़ा आकार का मतलब जो बड़ी लंबी झाड़ियां होती, जिनका बड़ा आकार है या लंबी, ऐसे लिखो लंबी झाड़ियां, लंबी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लंबी, लंबी झाड़ियां, ठीक है। टॉल, लंबी को बोलते टॉल। तो टॉल कौन कौन सी झाड़ियां होती है मेरे साथ ही लिखेंगे बढ़िया से। ये सब पौधे आप लोग जानते हैं, आगे भी आपको जानते रहना है, ताकि किसी को भी राय दे सको भी, हाँ ये पौधा लगाना, वो लगाना। अब लिखो गुड़हल, सबसे पहले लिखो बेटा गुड़हल। गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ऐसे लिखो हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। ये भी मालवेसी कुल में आता है, आपके कपास के जैसे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। वैसे तो मल्टी कलर के फ्लावर आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लाल रंग के फूल आते हैं। आजकल तो ऐसी किस्में आ रही है जिनमें कई प्रकार के फूल आते हैं। तो फर्स्ट लिखो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, फिर दूसरे लिखना जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ड्यूरेंटा, गोल्डन ड्यूरेंटा, इसको बोलते हैं ड्यूरेंटा प्लूमेराई, ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा प्लूमेराई। ये जो प्लांट है इसको हम हेज के पर्पज से लगाते हैं। इसके फूल भले ही नीले आते हैं, लेकिन इनके फूलों से कोई मतलब नहीं है खास, छोटे छोटे फल भी आते हैं गोल्डन कलर के। बगीचे के अंदर जो हेज लगाए जाते हैं हेज, तो ये फेमस है हेज लगाने के लिए।
आज दिन तक तुम जितने भी बगीचे में गए हो, अलग अलग वहां पे झाड़ियां हेज देखी, उसमें सबसे फेमस हेज लगती है गोल्डन ड्यूरेंटा, सबसे शानदार दिखती, पत्तियां होती है मस्त, और फल फूल भी आते, नहीं फल फूल के लिए नहीं लगाते इसको, इसकी पत्तियां गोल्डन कलर की मस्त आती, भी फोटो देखेंगे इसको, गोल्डन ड्यूरेंटा हेज के उद्देश्य से लगाते हैं इसको ज्यादातर, गोल्डन ड्यूरेंटा या ड्यूरेंटा प्लूमेरा। ओके, अब आप लोग लिखो कामिनी, अगला प्लांट है कामिनी, लिखना कामिनी, ठीक है ना, ऐसे लिखो कामिनी, ये आ की मात्रा नहीं लगानी है मतलब, तो फिर तो उल्टा मतलब हो जाता है, तो इसको कामिनी लिखना बिल्कुल व्यवस्थित, ठीक है। कामिनी को बोलते हैं मोरैया एक्सोटिका, मोरैया या मोरैया एक्सोटिका, ऐसे लिखो मोरैया एक्सोटिका, सफेद फूल आते हैं, मोरैया एक्सोटिका के सफेद रंग के फूल आते हैं ऐसे, तो कामिनी में लिखो मोरैया एक्सोटिका। सर कोर्स कब तक हो जाए? कोर्स होने वाला बस, ये महीना भी पूरा लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है। अभी 2 दिन में एब्सेंट रहूंगा बस, संडे के अलावा इस महीने में 2 दिन एब्सेंट रहूंगा, लास्ट मजबूरी है इसलिए रहना पड़ेगा, बाकी मैं जानबूझ के कभी एक भी छुट्टी नहीं लेता, लेकिन ये बहुत अति आवश्यक है इसलिए। अब कामिनी हो गया, मोरैया एक्सोटिका। अब लिखो लाल कनेर और पीली कनेर, 2 कनेर होती, पहले लिख लो पीली कनेर। जब अपन हाईवे के ऊपर जाते हैं ना, तो रास्ते के अंदर जो कनेर देखते हो ना, तो एक तो पीली कनेर होती ज्यादातर, इसको बोलते हैं थेवेटिया नेरीफोलिया, थेवेटिया नेरीफोलिया, ऐसे लिखो थेवेटिया नेरीफोलिया, थेवेटिया नेरीफोलिया। और एक लाल रंग के फूलों वाली लाल कनेर आती, जिसके लाल फूल आते हैं लाल कनेर, इसलिए फूलों का रंग लाल और पीला ही रहता है, नेरियम इंडिकम कहते हैं इसको, नेरियम इंडिकम, नेरियम। ये तुम्हें नाम अभी याद नहीं हो रहे, लेकिन अगर कल इसी की परीक्षा हो थ्योरी लिखने वाली, तो तुम ये सब नाम याद कर डालो आज के आज। अगर कल इसका थ्योरी का पेपर वो लिखने वाला, फाइनल एग्जाम हो कॉलेज का, तो तुम ये सब नाम आज के आज रट डालो सामने, ये हकीकत। क्या होता नहीं होता ऐसा, एग्जाम के एक दिन पहले तो सब याद होता है, क्योंकि याद कर कर लिखना रहता है उसको, लेकिन वही वाला अप्रोच अगर आप हमेशा रखो ना, तब कोई बात बने है। ऐसा कॉपी में ऐसा लिखा हो कि जांचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, वाह यार क्या लिखा भाई, पेपर तो आधे किया। लाल कनेर, नेरियम इंडिकम। अब लिखो एक टिकोमा, एक प्लांट और लिखो टिकोमा, जिसको बोलते हैं टिकोमा स्टेंस, टिकोमा स्टेंस, ऐसे लिखो टिकोमा स्टेंस। और टिकोमा के पीले फूल आते, ठीक है। ये सभी झाड़ियां और बेलें आपने किसी किसी बगीचे में, कहीं गांव में खूब देखी हुई। और अब इसके बाद टिकोमा इसी में कंटिन्यू लिखना है, लंबी झाड़ियों में ही लिखना है आपको, ठीक है। एक प्लांट और लिखना है इसके बाद लास्ट, यहां तक डन। अब लिखो एक प्लांट लास्ट, ऐसे लिखो हर श्रृंगार, ऐसे लिखो हर श्रृंगार। हर श्रृंगार को बोलते हैं पारिजात, इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं नाइट जैस्मीन, रात को फूल आते हैं इसलिए इसको बोलते हैं नाइट जैस्मीन, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं ट्री ऑफ सैडनेस, ट्री ऑफ सैडनेस, ट्री ऑफ सैडनेस। तो हर श्रृंगार का भी बहुत ही प्राचीन काल से ही प्रचलित है, तो हर श्रृंगार यानी नाइट जैस्मिन, ट्री ऑफ सैडनेस। इसका नाम एक्स्ट्रा है, ये मेरे को अच्छा लगता है प्लांट, इसलिए मैंने लिखा इसका। इसको बोलते हैं निक्टेंथस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस नाम है इसका, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, ठीक है। ओके, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। ओके, ये कौन सी होगी? लंबी झाड़ियां जिनका प्लांट बड़ा होता है। अब लंबी के बाद में आपको लिखना है मध्यम, आराम से लिखो, किसी छूट जाए तो बता देना। दूसरा ग्रुप लिखना है आपको मध्यम आकार, मध्यम आकार की झाड़ियां, ठीक है। अब मध्यम आकार की झाड़ियां कौन सी होती है, देखो यहां लिखना है अपन। सबसे पहले लिखो एकेलिफा, एकेलिफा। एकेलिफा का जो प्लांट है वो रंगीन झाड़ियों के लिए फेमस, रंगीन पत्तियां, सॉरी रंगीन पत्तियां, झाड़ी तो है, इसकी कलरफुल फोलिएज, रंगीन पत्तियों को अंग्रेजी में बोलते हैं कलरफुल, कलरफुल फोलिएज। मैं ऐसे कई सुपरवाइजर जो तैयारी कर रहे हैं उनको जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, जो कहते हैं कि सुपरवाइजर बनना है, बनना है, बनना है, लेकिन कभी पढ़ते हुए नहीं देखा उनको, खूब सारे ऐसे, खासकर उसमें 12वीं पढ़ते ही जो आते हैं लॉन्ग ईयर में, ऐसे सुपरवाइजर बनना है, हाँ लिखो अकेलेफा लिख लो। ये भी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में प्रश्न आया था कि किस झाड़ी के रंगीन पत्तियां आती है, तो अकेलेफा, ठीक है। अब आपको लिखना एक रात की रानी, देखो रात की रानी, रात की रानी को बोलते हैं नाइट क्वीन, नाइट क्वीन। एक है दिन का राजा, दिन का राजा, डे किंग, ऐसे लिखो डे किंग। तो रात की रानी, दिन का राजा, इनका नाम आपको ऐसे याद रखना। देखो इस रानी को तो बोलते हैं अपन सेस्ट्रम नॉकटूर्नम, ऐसे लिखो नॉकटूर्नम, सेस्ट्रम नॉकटूर्नम। और इसको बोलते हैं सेस्ट्रम डाइयोर्नम, सेस्ट्रम डाइयोर्नम, सेस्ट्रम नॉकटूर्नम, सेस्ट्रम डाइयोर्नम।
डन। अब इन दोनों में भी इजीली याद हो रहे हैं ये दोनों भी, देखो नाइट है ना, नाइट, नाइट से या नाइट से ने से स्टार्ट हो रहा है, ये डे है यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है, सही नहीं, एन एन डी डी, तो इन दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा कम से कम। तो नाइट क्वीन को तो बोलते हैं नॉकटर्नम, डे किंग को बोल रहे हैं डायूर्नम। डी डी यानी नाइट यानी एन और नॉकटर्नम यानी एन से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका डी से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के नाम में आपको कभी भी गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। एक और होता है, याद नहीं रखोगे तो चलेगा, वो तो क्रोटोन, क्रोटोन स्पीसीज। तो क्रोटोन के भी प्लांट आते हैं, अभी मैं आपको थोड़े और लिखा रहा हूँ, फिर कुछ फोटो दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको छोटे आकार की झाड़ियां लिखनी, तीसरा ग्रुप लिखोगे छोटे आकार की, छोटे छोटे आकार की झाड़ियां, शाबाश, छोटे आकार, छोटे आकार की झाड़ियों में लिखो, आराम से, जल्दबाजी नहीं, लिखो पेडिलेंथस, पेडिलेंथस, इरेंथिमम, इरेंथिमम और क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया, ये छोटे झाड़ियां मतलब छोटा आकार ऐसे। तो एक तो इसके अंदर होगी पेडिलेंथस, इरेंथिमम, क्रोटोलेरिया। अब लिखो पेड़, पेड़ को बोलते हैं ट्रीज, क्या कहेंगे, ट्रीज। भाई पेड़ों के तो फायदे हैं, क्या गिनाए बताओ। भाई हम छोटे थे तब तो बालक थे, बड़े हो गए तो बेवकूफ हो गए। भाई भाई हम छोटे थे तो हमें कितना टीचर अच्छे से पढ़ाते थे कि पेड़ हमारे लिए इतने फायदेमंद है, पेड़ हमारे लिए इतना जो है, इतना हमें पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो हमने अनशन चीजें पढ़ी थी। तो पेड़ों से आप लोगों को क्या क्या फायदे होते हैं, देखो पेड़ों से एक आपको फल मिलते हैं, पेड़ों से आप लोगों को जो है लकड़ी मिलती है, पेड़ों से आपको प्राणवायु मिलती है, क्या मिलती है, प्राणवायु मिलती है। पेड़ से आप लोगों को औषधि मिलती है, औषधियां, बताओ। पेड़ आपके मृदा अपरदन को रोकते हैं, नहीं रोकते, मृदा अपरदन को रोकते हैं, चाहे वो हवा वाला हो चाहे वो पानी वाला हो। इसके अलावा पेड़ों का फायदे, पेड़ हमें अनेक प्रकार के उत्पाद और देते हैं, जैसे गोंद, क्या देते हैं। इसके अलावा धार्मिक महत्व, धार्मिक का मतलब जैसे पत्तियां वगैरह है, देवताओं को चढ़ती है, फल वगैरह है, शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में मंडप बनाते हैं तो लकड़ियां काम में आती है, ओम शांति करते हैं, धार्मिक महत्व। पीपल की पत्तियां चाहिए तो क्या चाहिए, केले के पत्ते जब तक चमड़ी में लगे नहीं तब तक बात बनती नहीं, शादी होती नहीं होती चमड़ी, तो चमड़ी यानी मंडप जो बनता है उसको। तो कहने और बताओ पेड़ का कोई फायदा, छाया, पेड़ हमें छाया देते हैं, वेरी गुड है। हाँ छाल वो इसी उत्पाद में आ गया, चलो, और छाल भी। इसके अलावा पेड़ों के फायदे, तो पेड़ों के बहुत महत्व है कुल मिला के। और सुगंधित पदार्थ भी देते हैं, फूल उत्पादों के अंदर शहद हो गया, क्या हो गया, जैसे उत्पादों के अंदर शहद भी तो हो गया, शहद मिलता है, मधुमक्खी जो वहां से लेके आती है, मकरंद, नेक्टर जिसको बोल रहे हैं। तो एक पेड़ लगाने के अनशन फायदे हैं। तो अभी सीजन कौन सी चल रही है, वर्षा ऋतु, पेड़ों को लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, तो अभी का टाइम है, आप लोगों के पास अवसर है। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो एक पेड़ लगाना पड़ेगा, एक पेड़ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसकी देख रेख भी करनी नहीं। तो आपको जहां भी अवसर मिल रहा है वहां पे एक पेड़ लगा दो, सुरक्षा का इंतजाम कर लो, सही नहीं, पीपल लगा दो, गुलमोहर लगा दो, नीम लगा दो, सबसे बढ़िया, सही नहीं, कोई भी पेड़ फलदार लगा दो। आज हम यहाँ गए कॉलेज में तो वहां नीचे जामुन के जैसे फल पड़े, और मैंने कहा जामुन जामुन, फिर ऊपर देखा तो जामुन नहीं कुछ और, वो है अशोक, कौन सा है, अशोक के भी ऐसे फल आते हैं जामुन के जैसे, तो जिसने अशोक लगाया वो जामुन लगा देते, तो कम से कम जामुन तो खाते नहीं। तो ऐसा, तो पेड़ लगाने के अनशन फायदे हैं साथियों, सभी हम पेड़ लगाएंगे तो धरती वापस सुंदर बन जाएगी। यहाँ पर एक शब्द और है, बायो एस्थेटिक प्लानिंग, आपको बताया था उस समय, बताया था, बायो एस्थेटिक प्लानिंग। कभी भी आपको ये शब्द सुनो तो इसका मतलब समझ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोले हैं, जैव सौंदर्यकरण, क्या बोलते हैं, जैव सौंदर्यकरण। बात निकल गई इसलिए बता रहा हूं, जैव सौंदर्यकरण। अब इसका मतलब यह है कि जितने भी नए नए शहर बन रहे हैं ना आज की तारीख में, वो सारे के सारे बायो एस्थेटिक प्लानिंग के हिसाब से बन रहे हैं। जैसे दक्षिण भारत में बेंगलोर, उत्तर भारत में चंडीगढ़, बेंगलोर और चंडीगढ़ बायो एस्थेटिक प्लानिंग के उदाहरण। बायो एस्थेटिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई नव निर्माण कर रहे हो, चाहे पुल बना रहे हो, चाहे बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इस तरीके की चीजें, तो उससे जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है उसके पुनर्भरण के लिए आप लोग प्लांट्स भी लगा रहे हो सिस्टमेटिक। पुल बना दिया, पुल के बीच में जगह है तो साइड में आपने प्लांट लगाया, कोई बिल्डिंग बनाई, अब उस बिल्डिंग बनाई तो वो तो प्रकृति को नुकसान तो वही है, तो उसको वापस उसको हम लोग रिइंब्रूस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट लगा देते हैं। तो जहां नई नई जितनी भी कॉलोनी बनती है उनमें वृक्षारोपण जो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो एस्थेटिक प्लानिंग, क्या कहते हैं। हाँ, भारत में इसके फादर है एमएस रंधावा, कौन है, एमएस रंधावा को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बायो एस्थेटिक प्लानिंग इन इंडिया। और विश्व में हम लोग बोलते हैं लेंसियोलोट हॉगबेन, किसको बोलते हैं, लेंसियोलोट हॉगबेन को हम लोग कहते हैं। जब आप लोग किसी किसी सड़क के दोनों किनारे आप लोग लाइन में पौधे लगाते हो ना ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं अवेन्यू प्लांटिंग, क्या बोलते हैं, या उनको बोलते हैं अवेन्यू ट्री, क्या बोलेंगे, अवेन्यू, ये लिखा है अवेन्यू ट्री या अवेन्यू प्लांटिंग, अवेन्यू प्लांटिंग, ठीक है। अवेन्यू प्लांटिंग का क्या मतलब हुआ, रोड साइड प्लांटिंग, रोड साइड, रोड साइड, रोड सही लिखा गलत लिखा,
तो मेरे को कुछ नहीं पता थोड़े। रोड की स्पेलिंग क्या होती है? रोड साइड प्लांटिंग, ठीक है। तो रोड साइड प्लांटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सड़क के दोनों किनारे समानांतर लाइन में जो प्लांट लगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप क्या करोगे, लिखो ट्रीज, ट्रीज के बाद में खाली ये शब्द लिखना बस, अवेन्यू ट्री, और उसके आगे जो लिखा है वो लिख दो बस। बायो एस्थेटिक प्लानिंग का मतलब तुम समझ ही गए थोड़ा बहुत, सही नहीं? ऐसा सर सुपरवाइजर बनेंगे तो दो किया, दो तीन लगा देंगे, तुम बन जाओगे उसके बाद कुछ नहीं लगाओगे, मुझे बताएं। सुपरवाइजर बनने के बाद कोई कुछ नहीं लगा। एक बार क्या मैंने तुम्हें बताया था ना, एक व्यक्ति क्या कि एक व्यक्ति वो खजूर पे चढ़ गया बहुत ऊपर, तो व्यक्ति खजूर में बहुत ऊपर चढ़ गया तो वापस कैसे उतरूं, समस्या हो गई उसकी। तो क्या हुआ कि आदमी खजूर बहुत बड़ा था, अब खजूर पे थे आसमान